करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये लेक्चर 12 चैप्टर 5 नियंत्रण और समन्वय हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग पौधा में और छोटे छोटे कोशिकीय में किस प्रकार से विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण होता है जिससे संपूर्ण शरीर का संचालन होता है, ये बात हमने देखा था। इस लेक्चर में हमारा पूरा फोकस केवल मनुष्य के बारे में होगा। मनुष्य में किस प्रकार से नियंत्रण होता है और सारे शरीर के अंग एक साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि हम जो सोचते हैं, जैसे दिमाग सोचता है, हाथ करने लगता है, तो दिमाग और हाथ में किस प्रकार से रिलेशन है और कैसे काम करने लगता है, तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो यदि थोड़ा सा फास्ट में ही होता है तो उसको आप लोग दोबारा देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क, यह शरीर के विभिन्न क्रिया के नियंत्रण और समन्वय में सहायक होता है। ये जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क ये एक प्रकार का समझिए कि मास्टर चेंबर हो गया है। कि जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले यही मस्तिष्क में आवेग जाता है, सूचना जाता है और ये ऑर्डर देता है उस अंग को जो अंग उस काम को कर सकता है और काम जो है संपादित होता है। तो शरीर का जो विभिन्न क्रिया होता है उसका नियंत्रण तो समझाए थे, और समन्वय का मतलब उसके आपस में जो संबंध होता है उसमें सहायक करता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है ये क्रेनियम नाम के अस्थि से बंद होता है। मतलब ये मस्तिष्क हो गया तो इसके चारों साइड क्रेनियम होता है जो क्या करता है, बाहरी आघात, बाहरी चोट से जो है मस्तिष्क का बचाव करता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है ये है अग्र मस्तिष्क का। एक मिनट, ये वाला जो एरिया आप यहाँ पे देख रहे हैं ये अग्र मस्तिष्क हो गया, और ये वाला जो है मध्य मस्तिष्क, और ये हो गया पश्चिम मस्तिष्क। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रंटल लोब इसको बोला जाता है, पैरेटल लोब, और ये हो गया ऑक्सीडेंटल लोब। तो यहाँ पे जो है 3 प्रकार के मस्तिष्क को आपने देखा, और आगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि अग्र मस्तिष्क। अब ये जो अग्र वाला मस्तिष्क है फिलहाल इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे क्या है नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अग्र मस्तिष्क को हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं अंग्रेजी में। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, सेरिब्रम और डायनसेफलॉन। कौन सा? सेरिब्रम और डायनसेफलॉन। अब ये दोनों के बारे में देखिए। सेरिब्रम को परम मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये जो परम मस्तिष्क है ये मस्तिष्क का जितने भी मस्तिष्क का भाग है सभी भागों में सबसे बड़ा है। इसके सबसे बाहरी हिस्सा को कॉर्टेक्स कहा जाता है। और सेरिब्रम ये जो अगला वाला मस्तिष्क आप दिखाई दे पा रहा है, यही सोचने, समझने, लोभ, प्यार, घृणा, जितने भी जो भी चीज़ आपके मन में, आपके भावना से जुड़ा है, ये यहाँ पे भावना जो भी जुड़ा हुआ है सब ये अग्र मस्तिष्क में ही होता है। यहाँ पे क्या है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, इसके सबसे बाहरी भाग कॉर्टेक्स बोलते हैं, जिसमें बुद्धि, सोचन शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी से घृणा करना, किसी से प्रेम करना, डर, किसी चीज़ का हर्ष और कष्ट, जैसे आपको कोई चीज़ चुभा देता है तो सबसे पहले यही सारे चीज़ का अनुभूति कहाँ होता है, तो सेरिब्रम अर्थात आपके मस्तिष्क का जो ललाट वाला भाग है, आगे वाला भाग है, उसी में इन सारे चीज़ों का अनुभूति होता है। इन सारी क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? ये सारी क्रियाओं का नियंत्रण सेरिब्रम में अर्थात अग्र मस्तिष्क का जो सेरिब्रम पार्ट है वहाँ पे होता है। इसी का बी पार्ट होता है, इसी का अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग डायनसेफलॉन, जो ताप को पहचान करवाता है। ठीक है, कम या अधिक ताप के बारे में आपको पहचान करता है। दर्द और रोने पर नियंत्रण डायनसेफलॉन का ही होता है। जैसे किसी चीज़ का में आपको हाथ कट जाता है या दर्द होता है तो वो दर्द यहीं पे होता है। लेकिन जब हार्ट का दर्द होता है तो ये आपके भावना से होता है, तो यहाँ पे ये वाला दर्द, जैसे किसी का दिल टूटना तो यहाँ पे सेरिब्रम में हो गया। अब हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क जो है ये बीच वाला पार्ट होता है। ये स्पेशली आँख की पेशियों पर नियंत्रण रखता है कि आँख कहाँ देखेगा, किस प्रकार से हमारे आँख किसको देखना चाहता है, और इस प्रकार के अंगों पर ये नियंत्रण रखता है। पश्च मस्तिष्क का 2 भाग होता है, एक है अनुमस्तिष्क जिसको सेरिबेलम, और दूसरा है मस्तिष्क स्टेम। ठीक है, एक सेरिब्रम था और एक है सेरिबेलम, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो सबसे पहले हम सेरिबेलम के बारे में देखते हैं। सेरिबेलम ऐच्छिक क्रिया मतलब जो क्रिया आपके इच्छा में हो, जैसे कि किसी चीज़ को हाथ से पकड़ना, संगीत गाना, किसी चीज़ को देखना, ये सारी क्रिया आपका ऐच्छिक मतलब आपके इच्छा पर आधारित है, उस क्रिया को ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। उसमें जो संचालित पेशी होते हैं, अंग होता है, उसको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। तो सेरिबेलम का सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण ऐच्छिक पेशियाँ, जिस चीज़ पे आपका नियंत्रण है
उस पर वो क्या करता है, ऐच्छिक क्रिया पर नियंत्रण करता है। यदि आप इस ऐच्छिक पेशिया को नष्ट कर देते हैं या आपके शरीर में किसी कारणवश नष्ट हो जाता है तो विभिन्न प्रकार के पेशियों, शरीर का जो विभिन्न अंग है उसमें संबंध स्थापित नहीं हो पाता है और शरीर जो है काम नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जीभ और जबड़ा, सॉरी यहाँ पे जीभ होगा। जैसे आपके मुंह में जो जीभ होता है, जीभ और जबड़ा, मान के चलिए आपको किसी चीज़ को चबाना है, आप मुंह में रख लिए हैं, लेकिन आपके ऐच्छिक क्रिया वाला जो पेशी है वो आप नष्ट है किसी तरह से, वो मुंह में बीच का बीच रखा ही रह जाएगा, आपका वो चबा नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार से हाथ से आप किसी गिलास को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये जो ऐच्छिक पेशियाँ है ये नष्ट हो गई है तो या टूट गई है विभिन्न प्रकार के किसी भी कारण से खराब हो गई है, तो जैसे कि हाथ से गिलास को पकड़ना है तो आप नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जब तक हाथ को आदेश नहीं देगा तब तक पकड़ेगा नहीं, और दिमाग और हाथ में जो है संबंध स्थापित नहीं है, समन्वय नहीं है। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम खराब है, तो आप किसी चीज़ को नहीं पकड़ पाओगे। तो ये था मध्य मस्तिष्क के सेरिबेलम का पार्ट। यहाँ पे अब हम आते हैं मस्तिष्क स्टेम में। मस्तिष्क स्टेम का भी दो भाग है, पॉन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले चलते हैं पॉन्स वेरोलाई। ये श्वसन को नियंत्रित करता है। कौन? पॉन्स वेरोलाई पश्च मस्तिष्क का भाग होता है पॉन्स वेरोलाई, जो क्या करता है, श्वसन को नियंत्रित करता है। और ये मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है इसमें एक स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु होता है। स्पाइनल कोड का ही मेरुरज्जु कहते हैं। ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो है नियंत्रण रखता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? जैसे कि छींकना, खांसना, उल्टी करना, मतलब वैसी क्रिया जो किसी न किसी उपापचय के दौरान होता है और प्रतिवर्ती क्रिया पर आपका नियंत्रण नहीं होता, मतलब मनुष्य का नियंत्रण नहीं, वो एक अनैच्छिक क्रिया होती है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध होता है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा या मेरुरज्जु, इसमें अनैच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण करता है कौन? तो मेडुला ऑब्लंगेटा। अब थोड़ा सा हम लोग पिक्चर में देखेंगे कि मेडुला ऑब्लंगेटा किधर है। आप इस पिक्चर में बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है, देखिए, ये हो गया सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का भाग, और ये हो गया अग्र मस्तिष्क का भाग, और यहाँ पे है पीनियल ग्लैंड। और देखिए ये वाला जो है स्पाइनल कोड, इसी को बोला जाता है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ भी स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु यही है। ये करता क्या है कि जितने भी शरीर में सूचना आता है, पूरे शरीर से सूचना इसी के थ्रू मस्तिष्क में आता है। और यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे मेडुला लिखा हुआ है, ये हो गया मेडुला ऑब्लंगेटा, और इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे होता है। और ये स्पाइनल कोड का मुख्य काम क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इससे क्या आते जाता है, तो सूचना या आवेग या चाहे जो भी बोलिए, इसी से आवागमन होता है पूरे शरीर में। जो किसी काम का ऑर्डर भेजता है दिमाग या किसी प्राप्त करता है, जैसे कि आपको कोई चुट्टी काटता है, तो बस इसी से स्पाइनल कोड से ही आता जाता है और दिमाग को अनुभूति प्राप्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे। तो मेडुला ऑब्लंगेटा अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। इसके और भी कुछ आवेग चालन जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच, ये अभी जो दिखलाए थे मस्तिष्क और मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड के बीच में जो आवेग का चालन होता है, वही बात जो अभी हमने समझाया था कि आवेग का चालन, सूचना का संचालन किसके बीच में होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा से होते हुए ही होता है। धड़कन, हृदय की जो धड़कन होता है, रक्तचाप और श्वसन की गति, रिस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन की जो गति होती है, इस तीनों चीज़ का नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा ही करता है। और प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे बताए थे कि छींकना, खांसना, जिस क्रिया पर आपका इच्छा का नियंत्रण नहीं रहता है, उसका भी नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा के थ्रू ही होता है। अब मस्तिष्क के हम कार्य देखते हैं कि मस्तिष्क कौन कौन सा कार्य करता है। संवेदी अंग क्या होता है? वैसे अंग से जिससे आपको संवेदना प्राप्त होता है, संवेदी अंग कहा जाता है। संवेदी अंग से आवेग, मतलब सूचना प्राप्त करके उसका विश्लेषण करना कि क्या ऑर्डर मांग रहा है या क्या ऑर्डर दे रहा है दिमाग को। तो संवेदी अंग से आवेग ग्रहण कर उसका विश्लेषण करना, उसकी जांच परख करना। उसके बाद विश्लेषण के बाद उसे उचित निर्देश देना। जैसे कि हम हाथ को यहाँ पे माइंड निर्देश देता है और ये क्या करते हैं, सटाक से माइंड को मस्तिष्क को भेजता है। विश्लेषण के बाद उचित निर्देश देता है, जो न्यूरॉन द्वारा, किसके द्वारा? न्यूरॉन के द्वारा। दो न्यूरॉन के बीच को सिनेप्स कहते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे। न्यूरॉन के द्वारा पेशियों और ग्रंथियों में पहुंचता है। कौन? विश्लेषण के बाद ये जो उचित निर्देश होता है और निर्देश के अनुसार कार्य करने लगता है। किसके द्वारा पेशियां में पहुंचता है? पेशियां और ग्रंथियों में पहुंचता है न्यूरॉन के द्वारा। मस्तिष्क को एक साथ विभिन्न अंग से, अब देखिए मस्तिष्क तो एक ही है और यहाँ हमारे शरीर में है, हाथ है, पैर है, कान है,
तो विभिन्न प्रकार के अंग से क्या है, सूचना प्राप्त होता है। मस्तिष्क को एक साथ विभिन्न अंग से कई तरह के आवेग या सूचना प्राप्त होते हैं, जिससे आपस में संबंध स्थापित करने में मस्तिष्क का यह वाला भाग क्या है, सहायता प्रदान करता है या सहायक होता है। मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के चेतना या ज्ञान का भंडार होता है, ये बात तो है ही। प्रतिवर्ती चाप के बारे में देखते हैं कि न्यूरॉन में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ पर होता है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में आवेग का जो संचरण मतलब अर्थात आवेग जो आता जाता है उसका एक निश्चित पथ पर, ऐसा नहीं कि कहीं से भी आके किसी भी तरीके से चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एक निश्चित पथ पर होता है, एक निश्चित पथ पर होता है, उस पथ को क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप। जिसमें क्या होता है कि ग्राही अंग का मतलब होता है जिस अंग में सूचना आता जाता है। ग्राही अंग जैसे कि संवेदना मार्ग, जिससे संवेदना आता जाता है, तंत्रिका तंत्र, प्रेरक मार्ग और अभिवाही अंग जो है भाग लेते हैं। अब हम देखेंगे कि शरीर में रासायनिक नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित होता है। शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ रासायनिक यौगिकों के द्वारा होता है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हमारे शरीर का नियंत्रण जो है मस्तिष्क ही करता है। मस्तिष्क को यदि उचित ऊर्जा और विभिन्न प्रकार के पदार्थ की आपूर्ति नहीं हो पाए तो मस्तिष्क काम नहीं कर पाएगा, और वो जो पदार्थ होता है वो पदार्थ रासायनिक पदार्थ होता है। तो वही बात बोल रहा है कि शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और संचालन हेतु तंत्रिका तंत्र के अलावा कुछ रासायनिक यौगिक के द्वारा आपूर्ति होता है, जिस यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन कहते हैं। हार्मोन एक कार्बनिक पदार्थ होता है। इस हार्मोन का स्राव, स्राव का मतलब होता है बहना, इस हार्मोन का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या है, इसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। इसका स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है जो नलिका विहीन होती है। अब नलिका विहीन का मतलब क्या हो गया कि जिसमें कोई नलिका नहीं होता, संपूर्ण शरीर से ही चीज़ का स्राव होता है, जैसे कि स्पंज वगैरह में होता है। यह हार्मोन को कौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है हार्मोन को सीधे रक्त परिसंचरण तंत्र में भेजता है या छोड़ता है, जिसके बाद वहां से वह उत्तक में जाता है, उत्तक के बाद रक्त कोशिका में, और रक्त कोशिका से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हार्मोन भी रासायनिक नियंत्रण और समन्वय में एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्मोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उत्पादन हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में किया जाता है, लेकिन इसका काम बहुत खतरनाक होता है। यह क्रियात्मक कार्यों को, जो भी कार्य है उस क्रियात्मक कार्य को यदि कहीं कोई धीमा पड़ रहा है तो उस कार्य को त्वरित कर देता है, तेज कर देता है। तो हार्मोन क्या है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ चुके होंगे। नहीं समझे हैं तो लेक्चर को फिर से देखिए। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अब देखिए कुछ हम ग्रंथियों के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कुछ ग्रंथियों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि आगे में पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि यहाँ पे कंठ में पाया जाता है, पीनियल ग्रंथि आपके मस्तिष्क में पाया जाता है, एड्रिनल ग्रंथि ब्रिक में पाया जाता है, और यहाँ पे जो है हार्ट में आपको थाइमस ग्रंथि पाया जाता है, और यहाँ पे टेस्टोरॉन और यहाँ पे ओवरी ग्रंथि पाया जाता है। तो इस ग्रंथि के बारे में अब हम विशेष रूप से विश्लेषण करने वाले। तो मनुष्य में जो कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं तो उसी के बारे में हम स्पेशली थोड़ा आप देखेंगे। इस पिक्चर को आप निश्चित रूप से ध्यान दें। अब देखिए सबसे पहले आता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, ये इसके बारे में देखिए। पिट्यूटरी ग्रंथि यह हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और जो विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं उस पर इसका जो है नियंत्रण होता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे कि वृद्धि हार्मोन हड्डी और मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि के कमी से शरीर में, किसी भी आदमी के शरीर में बौनापन रोग हो जाता है, अर्थात आदमी की लंबाई आवश्यकता से कम होती है, आदमी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पड़ता है। इसके साथ ही साथ अंडाणु और शुक्राणु बनने पर भी ये क्या होता है, नियंत्रण रखता है। आप देखे होंगे कि दुग्ध स्राव में एक हार्मोन का स्राव होता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। तो इस स्राव कौन प्रेरित करता है, दुग्ध स्राव को, ये पिट्यूटरी ग्रंथि ही दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। और जल संतुलन में, मतलब कहाँ कितना जल का जरूरत है, इस संतुलन में भी पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि है कहाँ पे। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखेंगे, ये हो गया हमारा मस्तिष्क, और मस्तिष्क में यहाँ पे जब आप ध्यान देंगे यहाँ पे ये जो छोटा सा एक गड्ढा में ये वाला है बीच वाला पार्ट, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि। आप निश्चित रूप से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ पिट्यूटरी ग्रंथि। और ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ये सेरिब्रम, ये पीनियल ग्लैंड,
तो पिट्यूटरी ग्रंथि का काम क्या है और पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है ये आप निश्चित रूप से देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो इस फिगर में आप बहुत अच्छा से यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए वही है, यहाँ पे वही फिगर है। ये आपको पूरा मस्तिष्क हो गया, 1 मिनट, ये हमारा मस्तिष्क, ये हो गया मेरू रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, और इसी चीज़ को जूम करके यहाँ पे लिखा हुआ, और ये क्या है यहाँ पे, ये ही बात है यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके लिखा हुआ, यहाँ पे क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य के मस्तिष्क में एक छोटी सी गड्ढे में पाया जाता है, जिसका ग्राम 50 ग्राम 0.50 ग्राम से भी कम होता है। नेक्स्ट हम लोग का आता है थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि क्या है, थायराइड ग्रंथि मनुष्य के कंठ में पाया जाता है, लैरिंग्स के ठीक नीचे, और इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसमें आयोडीन नाम की एक तत्व रहता है। आयोडीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। आयोडीन की कमी से मनुष्य के शरीर में घेघा रोग या गोइटर रोग या गलघोंटू रोग भी इसे कहते हैं, ये रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और लवण का भी नियंत्रण करता है। कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। अब यहाँ पे इस पिक्चर में हम थोड़ा थायरॉक्सिन हार्मोन को देख लेते हैं। ये हमारा गर्दन का चेन है, ठीक है, ये हमारा नेक है, और नेक में जो ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे ये है थायरॉक्सिन, सॉरी थायराइड ग्रंथि। ये क्या है, ये जो आपको इस टाइप से दिख रहा है, ये थायराइड किस प्रकार से थायराइड ग्रंथि होता है। थायराइड ग्रंथि के 2 भाग में बांट दिया गया होता है। यहाँ पे इस वाले पार्ट को, लेफ्ट वाले पार्ट को लेफ्ट थायराइड ग्रंथि, राइट वाले पार्ट को राइट थायराइड ग्रंथि। और आपको हमने आहार पाचन तंत्र में बताया था कि इसको लैरिंग्स बोला जाता है, जो आपके स्वर को नियंत्रित करता है, अर्थात आवाज़ को, कि आप किस प्रकार की आवाज़ निकालना चाहते हैं। और ये हो गया ट्रैकिया, जिससे हमारे श्वसन का आवागमन होता है। तो हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो आता है पाराथायराइड ग्रंथि। ये पाराथायराइड ग्रंथि, ये जो ग्रंथि है इसके ठीक नीचे, मतलब इस ग्रंथि के ठीक नीचे अंदर में पाया जाता है पाराथायराइड ग्रंथि। और इसका काम क्या होता है, पाराथायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे और इसके नीचे होता है। यह क्या करता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, अर्थात रक्त में कितना कैल्शियम होना चाहिए और कितना पे उपयुक्त है, इस चीज़ का निर्धारण कौन करता है, तो पाराथायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट हम लोग का आता है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि ये वृक्क के ठीक ऊपर बाहरी भाग पर पाया जाता है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला बोला जाता है। यह भोजन के उपापचय के फलस्वरूप वृक्क में लवण का अवशोषण और यौन आचरण को नियंत्रित करता है। यौन आचरण के लिए भी एड्रिनल ग्रंथि ही पाया जाता है। एड्रिनल ग्रंथि जो है तनाव, गुस्सा, डर, उत्तेजना और की इस प्रकार के विभिन्न विषम परिस्थितियों में इसका स्राव होता है। जैसे कि आप कहीं चल रहे हैं और अचानक से किसी सांप को देख रहे हैं, तो उस प्रकार उस समय में आपके शरीर में एक जो है एड्रिनल अचानक आपके शरीर में एक, आप क्या करते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, चौक उठते हैं। तो उस प्रकार आपके शरीर में एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन। तो तेज गुस्सा इस समय इस टाइम पे किसके हार्मोन का स्राव होता है, एड्रिनल ग्रंथि से कुछ ना कुछ हार्मोन होता है, हार्मोन का स्राव होता है। और ये भोजन में लवण अवशोषण और यौन आचरण को भी यही निर्धारित करता है। इस ग्रंथि को लरो और उरो हार्मोन भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा हो गया वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं, और इसके ऊपर में यहाँ पे आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि राइट एड्रिनल और यहाँ पे लेफ्ट एड्रिनल। आप देख पा रहे होंगे कि एड्रिनल ग्रंथि ठीक जो है वृक्क के ऊपर में पाया जाता है, जो अचानक हमारे शरीर में अनायास जब किसी मुसीबत से हमको सामना करना पड़ता है तो ये हमारे शरीर में प्रवाहित होता है। अब नेक्स्ट है लैंगरहैंस दूपिका। ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन नाम की हार्मोन की प्रवाह होता है। यदि किसी के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाता है तो उसको मधुमेह या डायबिटीज या चीनी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में अंडाशय और वृषण से टेस्टोरन, अंडाशय से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन, और वृषण से टेस्टोरन। और जनन ग्रंथि का मेन स्पेशली काम है यौन आचरण को प्रेरित करना। तो ये था हम लोग का लेक्चर, और इस प्रकार से हमारा ये नियंत्रण समन्वय हुआ कंप्लीट। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।